नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस निःशुल्क इंटरव्यू क्लास में। और आज हम अपने 56वीं 59वीं बीपीएससी में दिए गए इंटरव्यू के अनुभव को साझा करेंगे, ताकि जो आगामी 64वीं बीपीएससी के लिए इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट हैं उनको यह पता चल जाए कि बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर हमारा इस पूरा वीडियो को देखते हैं तो बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न के पैटर्न, बोर्ड मेंबर के क्या रुख रहते हैं और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, कैसे हमें प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, कैसे कैसे कंट्रोवर्शियल सवाल बीपीएससी मेंबर द्वारा पूछे जाते हैं, इन सबों को जानेंगे। और आपको इंटरव्यू के तैयारी की दिशा में आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक वे ऑफ डायरेक्शन जरूर मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए हम आज बात करेंगे। मेरा बीपीएससी में जो दूसरा इंटरव्यू था, पहला मैंने 53वीं 55वीं में दिया था, और दूसरा जो इंटरव्यू था वो 56वीं 59वीं बीपीएससी में मैंने दिया था। उसके इंटरव्यू अनुभव को शेयर करेंगे, और साथ ही जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सबों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उसमें हमारा उत्तर क्या था, कहाँ पर मैंने उत्तर देने में गलती किया, कहाँ पर सही किया, कहाँ पर बोर्ड मेंबर का रिएक्शन सकारात्मक था और कहाँ पर हमारे लिए नकारात्मक था। इन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मैं जैसे ही 56वीं 59वीं बीपीएससी का इंटरव्यू समाप्त होने के बाद मेडिकल के लिए गया, तो मेडिकल में थोड़ी सी प्रक्रिया लेट हो रही थी और मुझे 1-1.5 घंटा का समय मिला। तो तुरंत जो इंटरव्यू मेरा समाप्त हुआ था, तो मेरी ये आदत है कि हम प्रश्न को लिखते हैं, तो उसी समय बैठकर सारे प्रश्नों को मैंने लिख लिया था, सो दैट कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं या जूनियर कैंडिडेट हैं उनको शेयर किया जा सके। तो उनको मैंने शेयर किया भी। अब इंटरव्यू जो मैंने 56-59 में दिया है, उस इंटरव्यू को दिए हुए लगभग 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं, और इसके बावजूद भी इनकी महत्ता कम नहीं हुई है, क्योंकि बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो कमोवेश आज भी यही ढल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें बदली हैं, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले 2 हुआ करता था, अब 1 होता है। बोर्ड मेंबर पहले रोल नंबर, नाम वगैरह भी पूछते थे, अब उन सब चीज़ों की मनाही है, रोल नंबर वहाँ होता नहीं है। अब टिकट नंबर से आपकी पहचान होती है, और आमतौर पर नाम, पिताजी का नाम नहीं पूछा जाता है, ताकि किसी भी तरह से कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाए। तो इसलिए बीपीएससी में आज के डेट में काफ़ी फेयर इंटरव्यू होता है। तो थोड़ी सी परिस्थितियां बदली है, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुरूप और आज के समय में क्या हो रहा है, दोनों को कोलैबोरेट करते हुए हम आगे के क्लास में बताएंगे। 56वीं 59वीं बीपीएससी में मेरा जो साक्षात्कार था, तो बोर्ड प्रदीप कुमार पांडे का बोर्ड था और 4 सदस्यीय बोर्ड था। इससे पहले मैंने जब 53वीं 55वीं में इंटरव्यू दिया था, तो उस समय 5 सदस्यीय बोर्ड था, जिनमें एक महिला भी थी और एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। लेकिन इस इंटरव्यू में मुझे यह देखने को मिला कि 4 ही सदस्य थे, कोई महिला नहीं थी और संभवतः कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं थे, मैंने जैसा अनुभव किया। 4 सदस्य का बोर्ड था और कमरा भी काफ़ी छोटा था, जबकि 53वीं 55वीं में मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो काफ़ी बड़ा हॉल था और लग्जरियस सूट था। इस बार मैंने देखा कि कमरा छोटा है, और जैसे ही दरवाज़ा से अंदर प्रवेश किया तो तुरंत ही बोर्ड मेंबर का टेबल मुझे दिखाई पड़ा। आज के समय में भी इसी प्रकार से हो रहे हैं, छोटे छोटे कमरे में 4-5 बोर्ड बनते हैं और इंटरव्यू लिए जाते हैं। चूँकि कैंडिडेट की संख्या अधिक है, 64वीं बीपीएससी में भी कैंडिडेट की संख्या अधिक है, तो इसलिए छोटा सा ही कमरा होता है। तो तत्कालीन परिस्थिति में देखिए, ये हमारा जो इंटरव्यू है ये दिनांक 8/5/2018
2 साल से अधिक हो गए हैं। 8 मई 2018 को हमारा इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू प्रारंभ हुआ 12:10 से और यह चला 12:35 तक। कुल मिला के 25 से 26 मिनट का इंटरव्यू चला। चूँकि मैं उस टाइम घड़ी पहनता था और जैसे ही मैं अंदर गया तो उस समय 12:09 हो रहा था। अंदर प्रवेश करने में मुझे 1 मिनट लगा और 12:10 से हमारा इंटरव्यू प्रारंभ हुआ। और जब मैं बाहर निकला तो घड़ी में देखा तो उस समय 12:37 हो रहा था। तो इसका मतलब है कि 25 मिनट इंटरव्यू चला मेरा। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैंने देखा कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा था, क्योंकि आमतौर पर बीपीएससी में 15 से 20 मिनट औसतन रहता है, लेकिन उस दिन मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था। 25 मिनट लगभग इंटरव्यू चले और क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए थे। ये बहुत ही हैरत अंगेज था कि इस 25 मिनट में ही हमसे 54-55 क्वेश्चन पूछ दिए गए। अब ये कैसे संभव है? 54-55 क्वेश्चन जो थे उनमें कई सारे काउंटर क्वेश्चन थे और हमारे टेम्परामेंट को चेक करने के लिए हम जब तक किसी प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए कि दूसरा प्रश्न सामने आ जाता था। और कभी कभी तो एक प्रश्न पूछने के बाद जैसे ही मैं उत्तर देने के लिए उद्धत हो रहा था तभी दूसरा प्रश्न आ जा रहा था। और प्रारंभ में जो बोर्ड अध्यक्ष थे श्री प्रदीप कुमार पांडे जी, तो मेरे किसी भी उत्तर से वो संतुष्ट नहीं रहते और यही कारण था कि प्रारंभ में हम मेरे सामने थोड़ी सी असहज स्थिति हो गई थी और काफ़ी हम पेशोपेश में पड़ गए थे। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से हम इंटरव्यू में कमबैक आए और प्रश्नों का जवाब देने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ें और देख लीजिए कि 56वीं-59वीं तक 2 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे और दोनों के 2-2 पेपर होते थे। कुल मिला के 4 पेपर जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही हो जाते थे। तो मेरा उस समय जो वैकल्पिक विषय था वो एंथ्रोपोलॉजी था और हिस्ट्री था, मानव विज्ञान और इतिहास। तो यहाँ से भी दोनों सब्जेक्ट से प्रश्न हुए थे और जीएस से प्रश्न हुए थे, हमारे हॉबी से प्रश्न हुए थे, हमारे बायोडाटा से प्रश्न हुए थे। तो आज के इंटरव्यू के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। इस संबंध में हमारे कई वीडियो पहले भी जारी हो चुके हैं कि बायोडाटा कैसे बनाया जाए, बायोडाटा में आप किन किन चीज़ों को फोकस करेंगे, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न रहेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट को किन किन चीज़ पर फोकस करेंगे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर किन किन चीज़ों को आप देखेंगे। मतलब होल बायोडाटा की तैयारी के लिए हमारे कई वीडियो पहले भी जारी हो चुके हैं और 1-2 घंटा का वीडियो है। अब वो है कि संपूर्ण रूप से हम इंटरव्यू की जो तैयारी करते हैं उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इंटरव्यू में जाने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके जो प्रमाण पत्रों की जांच होती है। तो प्रमाण पत्रों की जांच के बाद फिर वहाँ से एक पियून आता है और वो ले जाके इंटरव्यू कक्ष के सामने या उसके बगल में बिठा देता और वहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। वहाँ कई चीज़ें होती है कि आपको अपने साथ में जो बैठे हैं प्रतिभागी उनसे डिस्कस नहीं करने दिया जाएगा, किसी मैटर पर बातचीत नहीं करने दिया जाता है। और बाकी बगल में बाथरूम वगैरह की सुविधा होती है, पानी पीने की सुविधा रहती है, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और जब मेरी बारी आई तो दरवाज़ा खोला और थोड़ा सा चेहरा अंदर करते हुए मैंने बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ये मेरी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मे आई कम इन सर और कहीं वो इंग्लिश में प्रश्न पूछने लगे जबकि मैं हिंदी भाषी हूँ तो शायद थोड़ी सी असहज स्थिति हो जाएगी और प्रारंभ मेरा खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने विशुद्ध रूप से हिंदी में ही बात की। लेकिन अब है कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, थोड़ा सा श्रीमान ऑड लगता है, इसलिए मैंने
सर का ही प्रयोग किया। तो उनमें से कहा, एक ने कहा हाँ आ जाइए आ जाइए। तो जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो देखिए कि सामने ही टेबल है। अब मुझे मुश्किल से 2-3 कदम चलना पड़ा और इस फॉर्म में लोग बैठे हुए हैं। ये कमरा है, इधर से प्रवेश किए और यहाँ पर हमारा चेयर है। एक जो बोर्ड अध्यक्ष है वो यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। इस तरह से बोर्ड अध्यक्ष को देखते ही शुरुआत में समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही अंदर पहुँचे और एक अभिवादन किया मैंने, प्रणाम सर। जनरली बिहार है तो प्रणाम भी बोल सकते हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, कुछ लोग हाथ भी जोड़ते हैं, ये भी ठीक है, जो आपको सहज लगे वो कर सकते हैं। मैंने प्रणाम सर मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। नज़र सबसे मिला लिए, उसके बाद बोले कि बैठिए, इशारा किया गया बैठिए, तो मैं इस बैठ गया और फिर जो है प्रश्न पूछने का इंतज़ार करने लगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। बैठते ही मैंने पहचान भी लिया कि ये बोर्ड अध्यक्ष हैं, क्योंकि पहला सवाल उन्हीं की ओर से किया गया था। आमतौर पर यही होता है कि पहला सवाल बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो वही करते हैं, और बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो बीपीएससी के मेंबर होते हैं। बीपीएससी में भी अध्यक्ष होते हैं और उनके कई मेंबर होते हैं, 5-6। तो जो मेंबर होते हैं वही बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं, और बाकी जो मेंबर होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, उनमें से कोई प्रोफेसर होते हैं या कोई रिटायर्ड आईएएस होते हैं या बिहार प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा के ऑफिसर होते हैं। इन लोगों को हायर किया जाता है और ये लोग हर दिन के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं, या कुछ लोग स्टैटिक भी रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो रोज़ाना बोर्ड बनता है, लेकिन बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो स्टैटिक रहता है। तो मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगा, तुरंत ही सवाल आ गया। तो पहला जो सवाल पूछा गया, कि आपका रोल नंबर कितना है। मैंने बताया रोल नंबर। तो अब रोल नंबर भी बताने के तरीके होते थे, कैसे बताना है। तो मैंने पहले डिजिट में बताया, उसके बाद कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता था कि इसको आप अंक में बताइए, शब्द में बताइए, तो वो भी बताना पड़ता था, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आई। उसके बाद वो हमारे बायोडाटा फॉर्म को देखकर पूछा कि 2002 में ग्रेजुएशन किए हैं, कहाँ से। तो इसका मतलब है कि उनके पास बायोडाटा फॉर्म था, जो जिसको कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, डैफ। तो बीपीएससी में ऐसा कुछ रहता नहीं है, बहुत मामूली जानकारी मांगा जाता है, यूपीएससी के जैसा यहाँ नहीं रहता है, लेकिन उनके पास था और उसी के आधार पर वे प्रश्न कर रहे थे। लेकिन अभी इधर 63वीं के बाद देखने को मिल रहा है कि शायद उनके पास ये जो बायोडाटा है वो नहीं रहता है, वो कैंडिडेट से ही पूछ कर प्रश्न करते हैं। अभी 64वीं के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में क्या तरीका है। तो मैंने बताया देवघर कॉलेज देवघर और सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी दुमका, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था। इन चीज़ों को मैंने बताया। तो फिर वो पूछे अब तक क्या कर रहे थे, 2002 में ग्रेजुएशन किए तो अब तक क्या कर रहे थे। तो मैंने अपनी पिछली सेवाओं के बारे में बताया, 2-3 सर्विस मैं कर चुका था, तो बताया। तो जैसे ही पिछली सेवा के बारे में बताया तो उससे भी पहले पूछा गया उससे पहले क्या करते थे, फिर पूछा गया उससे पहले क्या करते। यानी कहने का मतलब है कि 2002 से लेकर हम 2018 में जो इंटरव्यू दे रहे थे तो उस गैप को ढूंढ रहे थे, ये कहाँ कर रहे थे। तो हमारा कंटिन्यू था, तो इसलिए वहाँ से कोई प्रश्न नहीं बना। अगला प्रश्न पूछा गया, अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है क्या। यहाँ पर पता नहीं, शायद मेरे से गलती हुई। मैंने बोला कि सर मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ, लेकिन बेटर चांस के लिए आगे ट्राई कर रहा हूँ। बस इसी तरह लिटरली जो हुआ मेरे साथ वही बताऊँगा। तो फिर बोले
कि अगर संतुष्ट हैं तो आगे के लिए प्रयास क्यों। तो मैंने कहा कि सर बीपीएससी द्वारा जो विज्ञापन आया है तो उसके द्वारा जो एलिजिबिलिटी है, जो निर्धारित मापदंड है, उसको मैं पूरा करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब तक जो मैंने सेवा दिया है राज्य को, सरकार को, तो इससे भी अधिक बेहतर सेवा दे सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसी योग्यता है, इसलिए मैं आगे के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये हमारा प्रश्न था। इस तरह से हमने उत्तर दिया। मेरे इस उत्तर से बेहद नाखुश हुए बोर्ड मेंबर जो थे, बेहद नाखुश हुए। बोला कि नहीं यार, ऐसे नहीं होता है। ये बताओ कि किसी भी व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए या नहीं। मेरे मुंह से निकल गया कि संतुष्ट होना चाहिए, जो कि गलत था। इस पर ये और बिगड़ गए और एक 2 से 3 मिनट का एक लंबा भाषण हुआ। और ये भाषण सिर्फ मेरे लिए नहीं था, बल्कि जो भी और बोर्ड के 3 और मेंबर थे उन लोगों को भी सुनाया गया। और बोले सुनो, जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से, अपनी स्थिति से, अपने प्रदर्शन से अगर खुश रहता है, यदि वो सैचुरेटेड रहता है, यदि वो संतुष्ट रहता है, तो फिर आगे के लिए क्यों प्रयास करेगा। इससे ना तो आपका व्यक्तित्व का विकास होगा और ना ही हमारे देश समाज का विकास होगा। तो ये बताओ कि किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट रहने में भलाई है या असंतुष्ट रहने में भलाई है। मुझे अपनी बात को पलटना पड़ा। मैंने कहा कि सर आप सही कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को असंतुष्ट रहना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा हम अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह पाए, क्योंकि उनका जो 3 मिनट का जो स्पीच था उसमें मुझे यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति, काल, प्रदर्शन से यदि संतुष्ट नहीं रहता है, तभी वो आगे जाके इनोवेशन करेगा, उसे आगे कुछ कर गुजरने की मन में ललक पैदा होगी और तभी वह कुछ आगे कर पाएगा। तो मैंने अपनी सहमति दे दी। मैंने जब अपनी सहमति दे दी तो जो बोर्ड अध्यक्ष थे तो उन्हें थोड़ा सा मतलब विजेता होने का गर्व महसूस हुआ। फिर उस प्रश्न को छोड़ दिए और फिर पूछे कि सेवाओं की वरीयता का क्रम क्या है आपका। इस पर भी हमारा एक वीडियो हो चुका है, बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं बताने लगा कि सर एसडीएम, डीएसपी, सीटीओ। तो बोला कि नहीं, ये नहीं बताना है, पद नहीं बताना है, सेवा का नाम बताना है। और यही गलती आमतौर पर विद्यार्थी करते हैं। जैसे ही उनसे पूछा जाता है कि पद की वरीयता बताएं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट बताएं, तो बताने लगता है एसडीएम, डीएसपी, सीटीओ, इस तरह से। ऐसे नहीं बताना है, वहाँ सेवा का नाम बताना है। तो सेवा का नाम क्यों? क्योंकि जो हम पद बता रहे हैं वो पद जो है मूल कोटि के पद है, और उसी सेवा में जब आपका प्रमोशन होगा फिर आपका जो पद का नोमेनक्लेचर है वो बदल जाएगा, फिर प्रमोशन होगा फिर बदल जाएगा। इसलिए पद का नहीं बल्कि सेवा का नाम बताना है। तो फिर मैंने अपना उत्तर को चेंज किया और फिर मैंने बताया कि सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार फाइनेंस सर्विस, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। यहाँ पर इन्होंने मुझे रोक दिया, बोले रुकिए, इतने अच्छी सेवा है, फिर भी आपने निबंधन सेवा को अधिक वरीयता क्यों दिया? जबकि मैंने निबंधन सेवा को 4 नंबर में दिया था, जिसको कि रजिस्ट्रार बोलते हैं, सब रजिस्ट्रार। प्रशासनिक सेवा से क्वेश्चन नहीं हुआ, पुलिस सेवा से प्रश्न नहीं हुआ, वित्त सेवा से प्रश्न नहीं हुआ। 4 नंबर पर ये निबंधन सेवा जो बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस है उसको क्यों रखें, ये बताइए। मैंने बताया कि सर मैंने जब वरीयता क्रम भर रहा था तो मुझे लगा कि ये सेवा हमारे लिए अनुकूल होगा
और मैं इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब बनावटी बात मत बताइए। आप ये बताइए कि निबंधन सेवा में आप क्या सुधार करेंगे। तो मैंने बोला कि सर बहुत सारे भूमि संबंधी विवाद हैं, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो बोले ये आपका काम है, ये तो DCLR करता है। हम बोले कि सर ज़मीन का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सुधार करेंगे। और उसमें क्या सुधार करेंगे? तो हम बोले कि सर जैसे एक ही ज़मीन को कई बार क्या होता है कि दो बार बेच दिया जाता है, 3 बार बेच दिया जाता है, और इस तरह से जो धोखाधड़ी होगा उसमें हम सुधार करेंगे। तो इतने में बोले आप कुछ नहीं करेंगे, ये सब काम आपका है ही नहीं। अरे क्या है ये निबंधन सेवा? ये कोई ऑफिसर है? तो जाना था तो शिक्षा सेवा में जा सकते थे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बिहार की, इतनी बड़ी आबादी है, बिहार की लिटरेसी रेट इतनी कम है, वहाँ जो चैलेंज है तो वहाँ जाना चाहिए। ये क्या निबंधन सेवा हुआ? वो कोई ऑफिसर है? बैठ के क्लर्की वाला काम करते हैं लोग। निबंधन सेवा को, बिहार शिक्षा सेवा को छोड़कर, अब बताइए बिहार शिक्षा सेवा को आपने 6 नंबर पर रखा है और निबंधन सेवा को 4 नंबर पर। समझ, बताइए क्या इसका मतलब है? तो मैंने बोला कि एक्चुअली सर मैं जब पदों की वरीयता के बारे में विचार कर रहा था तो उस समय अपने कई गुरुजन और सीनियर लोगों से सलाह लिया था कि मुझे किन किन पदों को वरीयता देना पड़ेगा। यानी एक तरह से मैंने हथियार डाल दिया और उन्होंने जो सुझाव दिया और मैं अपने अनुसार जो फिट पाया तो उसको अपने वरीयता क्रम में रखा। तो बोला हाँ ये असली बात है। और सीनियर लोग यह भी बताए होंगे कि ये निबंधन सेवा में पैसा अधिक मिलेगा, यही शब्द बोले। तो मैं बताया कि सर मैं 15 साल से नौकरी में हूँ, ना तो मुझे कभी ऐसा अवसर मिला और ना ही मैंने कभी उस तरह से इलीगल रूप से पैसा कमाने का प्रयत्न किया। तो बोला ठीक है ठीक है, वो सब बात छोड़ो। ये बताओ कि 3 नंबर में अगर वित्त सेवा रखे हो तो वित्त सेवा में क्या सुधार करेंगे? तो वो काल था GST लागू हो चुका था। बताया कि सर जैसे जो वित्तीय लेन देन है और टैक्सेशन सिस्टम जो हमारा है उसमें सुधार करेंगे। बोले क्या सुधार करेंगे? 1-2 उपाय बताइए, 1-2 उदाहरण बताइए। तो मैं बताया कि सर जैसे बिहार का टैक्सेशन सिस्टम है उसमें इंस्पेक्टर राज है, कर में गड़बड़ी है, एकीकृत कर लगाया जाना है। अभी जैसे कि संक्रमण काल है, वैट समाप्त होकर GST लागू हो रहा है, तो उनके लिए जो भी नए नए नियम होंगे और लागू करने में जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसको हम करेंगे। हालांकि इस उत्तर से भी वो संतुष्ट नहीं दिखे। फिर बोले कि स्नातक ऑनर्स और BPSC में वैकल्पिक विषय क्या था? मैंने बोला कि मानव विज्ञान और इतिहास। तो फिर बोले कि इतिहास का कौन सा खंड अधिक पसंद है? अभी तक बोर्ड का अध्यक्ष ही प्रश्न पूछ रहे हैं। ये देखिए काफी लंबे समय तक उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो मैंने बताया क्योंकि अगर कोई विशेष खंड अगर कह देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कह देता कि सर मॉडर्न हिस्ट्री मुझे पसंद है, तो फिर हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता। इसलिए मैं बताया कि सर मैंने इतिहास के सभी खंडों को समान रूप से पढ़ा है और सभी को समान रूप से पसंद करता हूँ। एक्चुअली ये सब जो प्रश्न होते हैं वो फंसाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चतुराई भी दिखाना है। फिर बताया कि उन्होंने पूछा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 6th सेंचुरी BC की क्या उपलब्धियां हैं। मैं बताया कि सर यह काल जो था महाजनपद का काल था, जिसमें पहली बार 16 महाजनपद का जिक्र आता है। बोला और? तो मैं बताया कि सर
और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो नवीन धार्मिक आंदोलन था उसका भी काल था। बोले कि और तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था। बोले सॉरी सर, बस इतना ही। बोला कि नहीं सॉरी नहीं बोलना है, आप ये बताइए कि जैसे इतिहास में जो भी चीज़ हम देखते हैं शुरू से, तो वहाँ पर क्या चेंजेज आया और कहाँ से ये मिलता है। तो मैंने बोला कि सर अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन, अरे वो हम नहीं पूछ रहे हैं, अंगुत्तर निकाय हम नहीं पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ कुछ डायनेमिक चेंजेस देखने को मिला। बोले कि सर वो महाजनपद का काल था और राज्य का संरचना वो दिखाई पड़ने लगी थी। बोला नहीं। हालांकि बाद में जब मैं इंटरव्यू देकर बाहर आया तब मेरे मित्रों ने बताया कि वो जो चाह रहे थे, जिस प्रश्न का जो उत्तर चाह रहे थे, वह यह होना चाहिए कि मैं उन्हें यह बताता कि यह सर द्वितीय नगरीकरण यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल था, क्योंकि पहला जो अर्बनाइजेशन पीरियड देखा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाता है, और दूसरा जो अर्बनाइजेशन पीरियड है वो इस महाजनपद काल में ही देखने को हमें मिलता है। तो शायद इसी उत्तर को वो चाह रहे थे जो मैं दे नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। मैंने बोला कि सर गुप्त काल को कहा जाता है। फिर बोले गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। मैंने बताया कि सर इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि का उल्लेखनीय प्रगति हुआ था, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बोले कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है वो तो हुआ, मापदंड क्या है, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ द गोल्डन एज। तो फिर से मैं वही उत्तर को दोहराया कि सर चूंकि उस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इन सब चीज़ का काफ़ी विकास हुआ था, तो सर यही मेनली पैरामीटर। बोला नहीं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से आज का काल अधिक प्रगतिशील है, यानी कला, विज्ञान और साहित्य, दर्शन, इन सब के मामले में अगर देखा जाए तो उस समय जितना प्रगति हुआ था गुप्त काल में, उससे कहीं ज़्यादा आज आधुनिक काल में हो रहा है। तो इसे स्वर्ण काल क्यों नहीं कहा जाता है, यानी हम गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहते हैं, तो आधुनिक काल को हम स्वर्ण काल क्यों ना कहें, क्योंकि आज के समय में जितना प्रगति हो रहा है कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन में, उतना तो उस समय नहीं हुआ था, तो आज के काल को क्यों नहीं कहेंगे। तो फिर मुझे इस प्रश्न का उत्तर हालांकि देने भी नहीं दिया गया, जैसे मैं बोलना चाहा तब तक जो है वो फिर दूसरा प्रश्न पूछ दिए, मुझे उत्तर देने का अवसर नहीं देने दिया गया। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, हालांकि इस प्रश्न का जो व्यवहारिक उत्तर होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुप्त काल काफ़ी समय पहले की बात है, तो उसका मूल्यांकन हो चुका है, उसका असेसमेंट हो चुका है, तो इसलिए हम उसको स्वर्ण काल कहते हैं। और अगर आज के जो काल देखें तो ये अभी वर्तमान में चल रहा है, और इसका जब कभी असेसमेंट होगा तब जाके अगर दोनों में कंपेयर किया जाएगा गुप्त काल और आधुनिक काल, तो ये पता चलेगा कि कौन सा काल उन्नत था। तो चूंकि अभी ये चल ही रहा है तो अभी इसका असेसमेंट हुआ नहीं, तो ये संभवतः उत्तर होना चाहिए था, लेकिन मुझे प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया गया, तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ दिया। बोला अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि प्राचीन काल के महानतम शासक किसे मानते हैं। अब देखिए यहाँ हमसे एक गलती हुआ। एक्चुअली इतिहास का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि इतिहास के 2 महानतम शासकों का नाम बताएं। वर्ल्ड के कंटेंट्स में पूछा जाता है और भारत के कंटेंट्स में। यदि भारत के कंटेंट्स में है तो निस्संदेह जो है अकबर और अशोक का नाम लोग लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने यह नहीं ध्यान दिया कि वो प्राचीन काल के संदर्भ में पूछ रहे हैं। मेरे मन में जो जवाब पहले से रेडीमेड टाइप का तैयार था, मैंने बोल दिया कि सर अशोक और अकबर। तो फिर वो सवाल किए अकबर, तो हम बोले सॉरी सर अशोक, सर अशोक।
तो फिर वहाँ से फिर कोई प्रश्न नहीं हुआ। फिर ये बताए कि आप किस विभाग में काम करते हैं। मैंने बताया कि सर मैं लेबर डिपार्टमेंट, बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। फिर बताया लेबर डिपार्टमेंट में, अच्छा तो आपके विभाग का प्रधान सचिव का नाम क्या है। अब ये इससे बड़ा कुछ ड्रॉबैक हो ही नहीं सकता है कि मैं अपना जिस विभाग में काम करता हूँ उसके प्रधान सचिव का नाम भूल जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं था और मैं इसको जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन उस समय बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आ ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। बार बार याद आ रहा था कि हमारे पूर्व जो प्रधान सचिव थे उनका नाम याद आ रहा था, वर्तमान का नाम याद ही नहीं आ रहा था। बड़ी असहज स्थिति हो गई और जैसे ही हम जवाब नहीं दे पाए चारों बोर्ड मेंबर अलर्ट हो गए। उन्हें लगा करे ये झूठ तो नहीं बोल रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो फिर बोर्ड मेंबर थोड़ी मेरी मदद की, बोले कि सचिव का नाम नहीं जानते हैं। मैं बोला कि सर मैं जानता हूं लेकिन सर अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो बोले डी से नाम है। तो मैं बोला कि सर दीपक कुमार। तो फिर वो बोले कि नहीं दीपक कुमार सिंह। तो मैंने बोला कि सर सॉरी सर दीपक कुमार। तो एक्चुअली हमें जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन उस समय हम इतने असहज हो गए कि उन्होंने मेरी मदद किया और मैंने उनको थैंक्स भी नहीं बोला। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था यहाँ पर। उसके बाद वो पूछे कि आपके विभाग में कौन सी समस्या है। मैंने अपनी समस्याओं को बताया कि सर योजनाओं को बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है और जो कोऑर्डिनेशन है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, उसमें थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है, इस कारण से समस्याएं होती हैं। फिर बोले कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि सर अगर इंटर डिपार्टमेंटल जो है रेगुलेशन कोई बॉडी हो जो कि इन सब चीज़ों पर नज़र रखे तो हो सकता है। इन सब से फिर प्रश्न किया। फिर जो है बताया कि बेरोजगारी दूर करने के में आपका क्या सुझाव है। चूँकि मैं लेबर डिपार्टमेंट में काम करता था, लेबर डिपार्टमेंट के एक खास विंग था नियोजन विंग, और नियोजन विंग का काम है कि वो नियोजन देना, बिहार के युवाओं को नियोजन देना। तो ये प्रश्न मुझसे पूछा गया। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने कई चीज़ यहाँ पर बताया था, अभी याद नहीं है। उसमें हम कौशल विकास की बात कहते थे जो कि हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी चल रहा था कि सर युवाओं को हुनरमंद बनाया जा सकता है, लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस प्रकार जो दिमाग में आया 2-3 चीज़ मैंने बताया, और भी बताया जा सकता था बेहतर तरीके से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड सवाल होता है जो आप सोच कर नहीं जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो भी आ रहा है तो उस समय वो बताइए। तो मैंने बताया। फिर बंधुआ मजदूरी से पूछा कि बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे मैं लेबर डिपार्टमेंट से बताया कि मैं लेबर डिपार्टमेंट से हूँ, तो वो खाली एलएसडब्ल्यू का प्रश्न पूछने लगे, जबकि एलएसडब्ल्यू हमारा कभी ऑप्शनल विषय नहीं रहा। तो एलएसडब्ल्यू में के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं इतना कंफर्ट नहीं था। और बंधुआ मजदूरी जो मैं बताया परिभाषा कि सर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा काम करवाया जाना जिसके लिए कि उसे मजदूरी ना दिया जाए और वो काम भी ज़बरदस्ती करवाया जाना, तो इसे बंधुआ मजदूरी, तो वो संतुष्ट नहीं हुए। एक्चुअली वो एलएसडब्ल्यू के अनुसार से परिभाषा चाह रहे थे जो मैं नहीं दे पाया। तो बोले ठीक है छोड़ो। फिर बोले कि बाल श्रम क्या है। तो बाल श्रम में मैंने बताया कि सर 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के जो बच्चे अगर कहीं काम करते हैं तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आएगा। तो उन्होंने बोला कि 6 से 14 यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चे अगर काम करते हैं तो वो नहीं आएंगे क्या। एक्चुअली यहाँ मुझे 6 वर्ष नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उस समय मुंह से निकल गया। तो मैं बोला कि नहीं सर वो भी आएंगे, लेकिन आमतौर पर 6 साल से कम उम्र के बच्चे काम करने के लायक नहीं रहते हैं, वो खेलने का उम्र होती है उनकी। तो बोले ठीक है। फिर बोले कि किस उम्र के बच्चे को बाल श्रम के अंतर्गत रखेंगे। तो मैं फिर से दोहराया कि सर 14 वर्ष तक के बच्चों। तो बोले कि अगर 14 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है और 18 वर्ष के से कम उम्र का बच्चा है
और वो अगर कहीं कारखाना वगैरह में काम करता है तो वो बाल श्रम होगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था, क्योंकि ये खालिश जो प्रश्न था वो LSW का प्रश्न था। तो मैंने बताया कि शायद ये सर इसमें है क्या कि कोई खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, ऐसा मैंने सुना है कि इस तरह से है, लेकिन बाल श्रम के अंतर्गत 14 वर्ष के आएगा। तो फिर यहाँ से क्विट कर गए। फिर पूछे कि आपका कार्यालय कहाँ है, तो कार्यालय का मैंने पता बता दिया। तो उन्होंने बोला कि वो अच्छा वहाँ पर जो है इनकम टैक्स गोलंबर के पास नया जो बिल्डिंग बना है उसी की बात कर रहे हैं। मैंने बताया यस सर। बोला हाँ ठीक ठीक, वो तो रोड पर है, अच्छा बिल्डिंग बना है। तो ये सब इस तरह का वार्तालाप हो रहा है। उसके बाद फिर जो है प्रश्न दूसरे मेंबर के पास रेफर हुआ। अच्छा, बीच बीच में कुछ काउंटर क्वेश्चन हो रहे थे, तो कुछ दूसरे मेंबर भी पूछ रहे थे। शुरुआत में तो बोर्ड अध्यक्ष ही केवल पूछते रहे, परंतु ये सब क्वेश्चन जो है बाल श्रम या मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ये सब प्रश्न जो है एक काउंटर क्वेश्चन के तौर पर दूसरे मेंबर भी पूछ रहे थे। उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष को कहीं से फ़ोन आ गया और वो थोड़ा सा पीछे चले गए बाथरूम तरफ बात करने के लिए फ़ोन से। और यहाँ से मैं बिल्कुल जो इंटरव्यू अभी तक हमारा बेहद ख़राब चल रहा था, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा था, तो तुरंत जो है यहाँ से कमबैक था। इंटरव्यू में मेरा एक तरह से ज़बरदस्त वापसी। और जब दूसरे मेंबर के पास प्रश्न गया तो ये एंथ्रोपोलॉजी से प्रश्न पूछने लगा, और एंथ्रोपोलॉजी का सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बेहद कलात्मक ढंग से और शानदार रूप से दिया, और जो प्रश्न पूछ रहे थे वो मुझसे काफ़ी प्रभावित थे। तो इन्होंने पूछा कि मानव शास्त्र में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो मैंने बताया कि सर मानव शास्त्र में मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों और संपूर्ण गतिविधियों के बारे में एक संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार थोड़ा सा कलात्मक रूप से उत्तर दिया। फिर बोले कि मानव शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसके बारे में मैंने बताया, विश्व का भी बताया कि सर डुबॉय नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कस्टम्स एंड सेरेमनीज नामक एक पुस्तक लिखा था इंडियन कल्चर के बारे में। तो उसको माना जा सकता है। और वैसे तो जो अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें, भारत लेवल पर देखें, तो भारत लेवल पर SC रॉय को माना जाता है। तो इस तरह से मैंने बताया, ये सब चीज़ें तथ्यात्मक थी, मैं देख कर गया था इसको। फिर बताया कि बिहार के मानव शास्त्री का नाम बताएं। तो मैंने बताया सर LP विद्यार्थी। तो बोले पूरा नाम बताइए। मैंने बोला कि सर ललिता प्रसाद विद्यार्थी। बोले कहाँ के थे। मैं बोला कि सर पटना के नज़दीक एक पंडारक गांव है, वहाँ के थे। तो काफ़ी खुश हुए। फिर बोले दूसरे मानव शास्त्री का नाम बताइए। तो दूसरे मानव शास्त्री का नाम मैंने SC दुबे बता दिया। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ। तो बोले कि SC दुबे बिहार के हैं। तो मैंने तुरंत अपना बयान वापस ले लिया। बोले कि सर SC दुबे। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है, ये बताइए एक सच्चिदानंद जो है वो कहाँ के थे। बोले सर ये भी बिहार के थे। तो फिर यहाँ से प्रश्न नहीं हुआ। मतलब एक तरह से यहाँ भी, हालांकि हमने SC दुबे बोला, लेकिन वो बोर्ड मेंबर भी कंफर्म नहीं थे कि SC दुबे वास्तव में बिहार के हैं या यूपी के हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि बिहार और यूपी में कई चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती है, तो क्लियरिटी रहता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी का कार्य क्षेत्र तत्कालीन अविभाजित बिहार हुआ करता था, जो अब झारखंड के इलाके में है। बिहार में जो जनजातीय अध्ययन झारखंड के इलाकों में किया जाता था वो काफ़ी हुआ है, इसलिए यहाँ पर रहता है। तो सच्चिदानंद पर सवाल हो गया। फिर पूछा गया कि डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत क्या है। तो डार्विन के सिद्धांत का मैंने विस्तृत व्याख्या दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो हमारे पक्ष में, तो ये जो बोर्ड मेंबर जो हमें एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न पूछ रहे थे, ये हमारी बातों को खूब गौर से सुन रहे थे। तो जितना ही वो गौर से सुन रहे थे उतना ही बेहद ढंग से मैंने डार्विनवाद को एक्सप्लेन किया। तो फिर बोले कि उद्विकास का कोई उदाहरण दे। तो मैंने उदाहरण भी जिराफ का दिया, कछुआ का उदाहरण दिया। अब बताइए किस तरह से जो है कछुआ में कम उद्विकास हुआ है और जिराफ में ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा उद्विकास तो मानव में ही हुआ है। इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन। अभी क्या हुआ कि इसी बीच बोर्ड का जो अध्यक्ष थे उनका
फोन पर बात समाप्त हुई और वो वापस आए और तुरंत एक प्रश्न दाग दिए कि अच्छा ये बताइए, अगर बंदर से मनुष्य का विकास हुआ है तो बंदर को लुप्त हो जाना चाहिए था, परंतु आज भी पृथ्वी पर बंदर विद्यमान क्यों है? तो मैं बताया कि सर वास्तव में बंदर और जो मनुष्य है उनका रिश्ता थोड़ा सा दूर से है, और बंदर तो बिल्कुल अलग हो गए थे, मानव का रिश्ता ऐप से है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको बंदर कह दिया जाता है। तो प्रिप्लायोपिथिकस नामक एक ऐप था जो कि पेड़ पर रहता था, और फिर वो ड्रायोपिथिकस में बदला, वो भी पेड़ पर रहता था, और ड्रायोपिथिकस के समय में वातावरण में परिवर्तन हुआ जिससे पेड़ पौधे लुप्त हो गए। तो उसकी अगली पीढ़ी जो रामापिथिकस है उसको सवाना घास के मैदानों में, चूँकि मानव की उद्गम भूमि अफ्रीका को माना जाता है, तो सवाना के घास मैदानों में उतरना पड़ा, और अपने शत्रुओं को देखने के लिए उन्हें दो पैरों पर उचक कर खड़ा होने की ज़रूरत हुई, और इसी दो पैरों पर उचक कर खड़ा होने का जो उनका प्रयास था और उससे जो उद्विकास की गति मिली, तो अंततः जो है रामापिथिकस के बाद अस्ट्रालोपिथिकस, अस्ट्रालोपिथिकस के बाद निएंडरथल, होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस वह पहला मानव था जो पूरी तरह से खड़ा हो गया, और बाद में निएंडरथल, और फिर जो है होमो सेपियंस जो आज के मानव है। तो इस प्रश्न से फिर जो है काफ़ी खुश हुए। फिर बोले कि अच्छा ये बताइए कि उद्विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने बोला कि सर किसी एक कालखंड में तो उद्विकास को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उद्विकास जो एक बड़ा उद्विकास हम देखते हैं वो वास्तव में छोटे छोटे उद्विकास का एक समेशन होता है, एक समाकलन होता है, और छोटे छोटे उद्विकास किसी छोटे समय में हमें दिखाई नहीं पड़ता है, एक बड़े समय में दिखाई पड़ता है। तो फिर बोले कि तो फिर कैसे हम मानेंगे कि उद्विकास होता है, इसी प्रश्न में था, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन था। तो मैं बताया कि सर जो हमारा फॉसिल एविडेंस है, जो जीवाश्म साक्ष्य है, जैसे हड्डी और खोपड़ी का जो हड्डी मिलते हैं, तो मानव के विभिन्न काल में जो मानव प्रजातियां रहती थी उनके बीच संबंधों को उन खोपड़ी और कंकाल से जोड़कर उद्विकास को प्रमाणित किया जाता है। ऐसे पता चलता है कि उद्विकास हुआ है, ठीक है। फिर बताया कि अशोक का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। ये तीसरे बोर्ड मेंबर पूछने लगे कि अशोक का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। मैंने बताया कि सर दक्षिण में श्रीलंका तक, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान तक था। फिर बोला कैसे पता चलता है, तो मैंने बताया कि उनके द्वारा जो अभिलेख और मुहर मिले हैं इससे पता चलता है। फिर बोले कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा, कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का पालन किया, तो फिर राज्य का विस्तार कैसे किया। यानी कलिंग युद्ध जो है पहले ही हुआ था, और उसके बाद से अशोक ने शस्त्र त्याग दिया था और बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा देते हुए अहिंसा का पालन कर लिया था। तो फिर कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो मैंने बताया कि सर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने वेरी घोष के जगह पे धम्म घोष की नीति का अपनाया था, जिसके अनुसार से उन्होंने यह नियम बताया था कि मैं रक्तपात नहीं करूंगा, युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करूंगा, बल्कि लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त करूंगा। और अशोक की नीतियों से प्रभावित होकर कई सीमांत शासकों ने अशोक की अधीनता स्वीकार किया था, और इसी से उसका साम्राज्य विस्तार हुआ। इस प्रश्न के जवाब से काफ़ी संतुष्ट हुए। फिर जो है पूछा, चूंकि इतिहास हमारा ऑनर्स भी था और एक ऑप्शनल भी था, यही कारण है कि इतिहास चाहे ऑप्शनल आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट क्यों ना रहे, और इतिहास अगर ऑप्शनल है तो भी प्रश्न पूछा जाएगा। इतिहास से आमतौर पर सवाल करते हैं। फिर ह्वेनसांग के बारे में पूछा गया, ह्वेनसांग कौन थे। मैंने बताया कि सर ये चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई भी किया था, पढ़ाया भी। फिर बोले कि भारत में इनका क्या योगदान है। तो फिर से मैंने यही बताया कि सर ह्वेनसांग जब आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था, अध्यापन भी किया था, और जाते समय काफ़ी सारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो पांडुलिपि है, तो उसको भी वो अपने साथ जो है चीन लेते चले गए थे, ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, तो बाद में उस समय के हम इतिहास और साहित्य के बारे में ह्वेनसांग द्वारा ले गए जो साहित्य थे उन्हीं से पता चलता है। फिर बोले कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय के साहित्य आज भी मौजूद हैं। मैंने बोला कि नहीं सर,
जब आक्रमणकारी हुआ था, माना जाता है कि बख्तियार खलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था। आज नालंदा विश्वविद्यालय के साहित्य मौजूद नहीं है, लेकिन जो चीनी और तिब्बती यात्री लोग जो भारत आए थे, तो उन्होंने जो यहाँ से साहित्य को ले गया था, तो उसे पुनः जो है कई भारतीय विद्वानों ने उसे वापस लाने का कार्य किया, जैसे कि राहुल सांकृत्यायन, और उसी से पता चलता है। तो ये बताइए, क्या ह्वेन सांग ने ही इसे वापस भारत लाया? तो इसी प्रश्न पर मेरा उत्तर था कि नहीं सर, कई भारतीय विद्वान, जैसे उसमें एक राहुल सांकृत्यायन का नाम ले सकते हैं, तो उन्होंने कई बौद्ध ग्रंथों को पुनः जो है वापस भारत लाया। तो उनका कहना था कि जिस तरह से ह्वेन सांग ने खच्चर पर लाद कर भारतीय धर्म ग्रंथों को नालंदा विश्वविद्यालय से चाइना ले गए थे, उसको पुनः जो है हम वापस लाएंगे। ये राहुल सांकृत्यायन का मतलब प्रयत्न था। तो उसके बाद में फिर प्रश्न आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए। उसके बारे में फिर बताए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यता आती है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा मेरे लिए ऑड लगा। तो मैंने पूछा कि सर समकालीन सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर बोले कि नहीं समकालीन सभ्यता, मुझे लगा कि शायद सिंधु घाटी के साथ जो उसके समकालीन जो और विश्व की सभ्यताएं थी उनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। बोले कि नहीं, ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, ठीक है। तो फिर मैंने बताया, कुछ स्थलों के बारे में बताया, और जो उसका एक तरह से चौहद्दी है, उत्तर में मांदा, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत्का गेंडोर और दक्षिण में दायमाबाद। और इसके बाद कुछ स्थलों के बारे में मैंने बताया कि ये सब सिंधु घाटी के अंदर है। सुनाया कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो मैंने बताया कि सर सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहे जाने का प्रचलन है। एक बार यह प्रचलन चल पड़ा तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह कहा जाना उचित नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले थे वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के ही किनारे मिले थे। इस कारण से उसे भ्रमवश सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया था, क्योंकि तत्कालीन समय में कई सारे, जैसे मिस्र की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, हंगो नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, ये सब नदी घाटी के किनारे थे। तो जो भी उसके खोजकर्ता थे, राखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, तो इन लोगों ने इसे नदी घाटी सभ्यता समझा। परंतु आज जब सिंधु नदी से 2000 किलोमीटर दूर तक लगभग 1500 से अधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं, तो ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। बल्कि पुरातत्व अन्वेषण जो होता है उसमें एक नियम है कि किसी भी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा जाता है तो उस स्थल के नाम से उसे जाना जाना चाहिए। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो खोजा जाने वाला स्थल था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता ना कह के हड़प्पा सभ्यता कहा जाना ज़्यादा प्रासंगिक होगा। परंतु चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता अधिक प्रचलन में है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। बहुत ही एक्सप्लेनेटरी उत्तर था हमारा, इससे बोर्ड मेंबर काफ़ी खुश हुए। फिर बोले कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न था। तो इसमें एक्चुअली हम कंफ्यूज थे कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। हमें याद था रावी और सिंधु, तो मैंने संयुक्त ही बता दिया सर रावी और सिंधु की। तो इसके बाद इस पर क्वेश्चन नहीं हुआ है ना। हम अलग अलग उस समय, क्योंकि मुझे याद करना पड़ जाता कि वाकई जो है हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो रावी के है कि मोहनजोदड़ो सिंधु या हड़प्पा रावी। तो मैंने दोनों को कंबाइंड में उत्तर दे दिया, तो फिर इस पर प्रश्न नहीं हुआ। ठीक है, फिर बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या अंतर है, ये सवाल। तो मैंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी माना जाता है। और कुछ जो संरचना है, जैसे स्नानागार, अन्नागार वगैरह जो मिले हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस है, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के मिले हैं, और विशेष तो कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ से प्रश्न खत्म हो गया। अब चौथा मेंबर के पास प्रश्न गया, और वो प्रश्न पूछने लगे। तो उन्होंने पूछा कि नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है।
तो मैंने बताया कि सर नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए एक नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार का काफ़ी अहम योगदान है। और फिलहाल तो ये पटना में है और ये फिर नालंदा इसको शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह से मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद उसके चांसलर के बारे में पूछा गया था, जो तत्कालीन चांसलर था उस समय, उसको मैंने बता दिया था। अब्दुल कलाम इनके जो विजिटर थे उनके बारे में भी मैंने बताया। फिर पूछे कि हॉबी क्या है, तो हॉबी में मैंने बताया कि सर मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना। तो फिर इससे प्रश्न नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है क्रिकेट से बहुत सारे लोगों से प्रश्न पूछा जा चुका होगा। मैंने क्रिकेट बताया, परंतु मुझसे क्रिकेट से प्रश्न नहीं पूछा गया। फिर बोले कि आप किस जिला के रहने वाले हैं, मैंने बताया सर मैं जमुई जिला के रहने वाला हूँ। तो यहाँ से भी प्रश्न नहीं हुआ, केवल पूछ के रह गए, कोई भी प्रश्न नहीं हुआ। जबकि पिछला इंटरव्यू में 53-55 में मैंने दिया था तो जिला से काफ़ी प्रश्न हुए थे। उसके बाद फिर पूछे कि अच्छा ये बताइए कि सरस्वती नदी का अस्तित्व है या नहीं। मैंने बताया कि सर सरस्वती नदी का पौराणिक ग्रंथों में जिक्र मिलता है, परंतु अभी वर्तमान में नहीं है। फिर वो पूछे कि क्या सरस्वती नदी आज भी भूमि के नीचे बह रही है। मैंने बोला कि हाँ सर, अभी आधुनिक अनुसंधान से यह पता चला कि जिस सरस्वती नदी को विलुप्त मान लिया गया है तो वो ज़मीन पर तो नहीं है, ऊपर में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो हरियाणा में भूमि के नीचे बह रही है। तो फिर प्रश्न हुआ कि सरस्वती नदी की खोज किस प्रकार से किया गया। तो मैंने बताया गया सर भूगर्भवेत्ताओं द्वारा जो यूरेनियम डेटिंग है, रेडियो डेटिंग, रेडियो C14 सिस्टम है, उसी का सहारा लेकर और भी कई सारे तकनीकी हैं, उनके माध्यम से खोज किया गया। फिर बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। और फिर मैंने थैंक यू कहा। नहीं, याद रखिए थैंक यू 3 बार कम से कम बोलना है। एक बार जब आपको बैठने के लिए कहा जाता है, सीट पर बैठिए, थैंक यू कहिए। दूसरा, जब कभी आपकी तारीफ़ करता है, तो यहाँ पर कभी हमारा तारीफ़ नहीं हुआ, इसलिए बीच में कभी थैंक यू बोलने का अवसर नहीं मिला। ठीक है, एक बार मिला जो मैं कह नहीं पाया कि हमें वो थोड़ा सा हिंट्स दे रहे थे सचिव के बारे में कि आपका सचिव का नाम डी से है। ठीक है, तो वो मैं नहीं बता पाया, उस समय थैंक्स बोलना चाहिए था। और इंटरव्यू मेरा समाप्त हुआ तो मैंने बोला थैंक यू सर, और उसके बाद कुर्सी से उठा और सीधा पीछे की गतिविधियों को बिना देखे, यह होना चाहिए, आप कुर्सी से उठिए और सीधे बाहर निकल जाइए। यह जानने की कोशिश मत कीजिए कि पीछे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं पीछे क्या हो रहा है, ये नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया और सीधे जो गेट से बाहर निकल गया। इंटरव्यू के बाद कई तरह के मन में दिमाग में प्रश्न चल रहे थे, पता नहीं कितना नंबर मिलेगा, ठीक गया कि नहीं गया। जब हम इंटरव्यू की शुरुआत को याद करते थे तो लगता था कि बिल्कुल जो है लगता है कि अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया, और जब बाद की बात याद करते तो लगता था बहुत अच्छा मैंने उत्तर दिया। ठीक है, ये बातें हर किसी के साथ होता है, क्योंकि यहाँ आप बिल्कुल अपने से तय नहीं कर सकते हैं कि पता नहीं मेरा अच्छा गया क्या गया। और एक सबसे बड़ी जो बात होती है कि जब इंटरव्यू में आप बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे और उसी समय बोल दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि शुरुआत जो मेरा ख़राब हुआ था और बाद में मैं बेहद मजबूत स्थिति में आ गया था, सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा था, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था, और उसी समय बोल दिया गया कि आप जा सकते हैं। और मुझे लगा, जैसे बोला कि जा सकते हैं, मुझे लगा कि मुश्किल से 12-13 मिनट मुझे चला होगा, मतलब वहाँ समय का पता नहीं चलता है। ठीक है, बाहर निकल कर जब मैंने घड़ी देखा तो लग रहा है तो आधा घंटा होने वाला है। ठीक है, तो ये सबों के साथ होता है, अंदर में पता नहीं चलता है कि कितना समय हम बैठे, लगता है अभी तो जस्ट आए हैं और तुरंत बोल दिया कि जाने के लिए। ठीक है, ये होता है। तो इसमें 150 नंबर का उस समय इंटरव्यू होता था, जिसमें मुझे 100 नंबर मिला। तो एक तरह से ठीक ठाक इंटरव्यू कहा जा सकता है। आज 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, और इसमें से यदि इस तरह का फॉलो करते हैं, कि मेरा शुरुआत थोड़ा ख़राब रहा था, अगर शुरुआत अच्छा रहता है, प्रश्न का उत्तर अगर नहीं जानते हैं तो सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसको ज़रूर बताइए, अच्छी ढंग से बताइए। और अगर प्रश्न विश्लेषणात्मक है तो जब तक इंटरव्यू बोर्ड अगला प्रश्न नहीं दाग देता है तब तक आप बोलते रहिए। अगर तथ्यात्मक है तो फिर सारगर्भित उत्तर दे के रह जाइए। ये 120 नंबर का जो हालिया इंटरव्यू के जो पूर्णांक होते हैं, तो इसमें
कम से कम टारगेट 100 का होना चाहिए। 100 नंबर अगर हम टारगेट रखते हैं कि 100 नंबर हमें प्राप्त करना है, तो मोर देन 80 मतलब 80 प्लस नंबर जो है बेहतर माना जाता है। और आज के डेट में पहले तो 150 में से मैक्सिमम लोगों को 120-25, बहुत ही रेयर केस में कभी कभी किसी को 125 मिला है। उस समय नंबर कम दिया जाता था, और अभी अगर देखें तो 110 नंबर तक भी दिया जाता है। कई सारे लोगों को 110, 105 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे गाइड किए हुए विद्यार्थी प्रतिभागी हैं जिनको कि 105 नंबर मिला। तो आपको भी 105 नंबर मिल सकता है, 110 नंबर मिल सकता है, बशर्ते आप अगर इंटरव्यू तैयारी करके जाएंगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका अंदर से जो डर है वो खत्म रहेगा। ठीक है, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, किसी चीज़ का संकोच नहीं रहेगा, किसी चीज़ का संशय नहीं रहेगा। आप बोल्ड रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और उसी बेहतरीन तरीके से, बोल्डनेस से आप अपना पक्ष और अपना उत्तर दे सकेंगे। हालांकि ये कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस में भी एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वो है विनम्रता। विनम्रता का साथ कभी मत छोड़िएगा हमेशा, क्योंकि वहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं और विनम्र रहने की आपसे अपेक्षा किया जाता है। तो विनम्र रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और इंटरव्यू की तैयारी करके जाइए, और बढ़िया नंबर लेके आइए, और बढ़िया पद पर SDM, DSP, CTO और बड़े बड़े पद को प्राप्त कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज तक के लिए इतना ही। हम अगला वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।